This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बिजनेस जो है उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो सेक्शंस हैं उनको पहले हम देखें, उसके बाद हम जो हमारे पास एक क्वेश्चन है सितंबर 2018 का उसको हम देखें। अच्छा, इसमें हमारे पास जो बिजनेस के सेक्शंस हैं उसको ज़रा एक नज़र पहले रिव्यू कर लें कि उसके डेकोरम क्या था उसका। देखिए, बिजनेस में सेक्शन 18 जो है वो हमें ये बात बताता है कि बिजनेस इनकम किसको कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम है क्या, ये पहली चीज ये है। बिजनेस इनकम में हमने ये बात डिस्कस की कि बिजनेस इनकम में ट्रेड, प्रोफेशन, वो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। इसका सेक्शन था सेक्शन 19, स्पेकुलेटिव इनकम, जिसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें आप एक्चुअल डिलीवरी ना लें, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें जिसमें आप एक्चुअल डिलीवरी ना ले रहे हो और वो आप अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी उसको सेटल करें, तो वो स्पेकुलेटिव इनकम वो कहलाती है। ये हमारा स्पेकुलेटिव इनकम का था। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को अभी स्पेकुलेटिव इनकम जो है, ये पूछ रहे हैं कि स्पेकुलेटिव इनकम क्या है। स्पेकुलेटिव इनकम ऐसा है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं जिसमें आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते। कोई एक कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं जिसमें कि आप एक्चुअल डिलीवरी नहीं लेते, राइट। मिसाल के तौर के ऊपर आपने कोई बैटरीज हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट किया कि जनाब आज से 6 माह बाद आपसे मैं बैटरी जो है ना वो लूंगा किसी एक प्राइस के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपकी नीयत ये थी कि मैं बैटरी की डिलीवरी नहीं लूंगा, इसमें जो भी प्रॉफिट या गेन होगा मैं उसको जो है एंजॉय करूंगा, और आप उसका डिफरेंस सिर्फ ले लेते हैं। अंडरस्टैंड। जैसे कि आपके एग्जाम में ये बात आ चुकी हुई है कि उसने कहा कि उसने उसको कॉटन की जो बेल्स थी उसके ऊपर उसने बात की। उसने कहा लेट्स सपोज कि कॉटन की बेल्स आज मैं आपसे परचेज कर लेता हूँ 15,000 की। अगर ये प्राइस इंक्रीज कर गई या डिक्रीज कर गई, जो सेलर है, इसका जो सेलर है वो कहता है कि मैं ही आपसे रीपरचेज भी कर लूंगा, मैं ही आपसे रीपरचेज भी कर लूंगा, और किसी 2-3 माह के बाद इसकी प्राइस जो है वो 18,000 हो जाती है। तो जो आपका सेलर है वही आपसे बाय करता है। असल में आपने इसकी डिलीवरी ली ही नहीं, असल में आपने इसकी डिलीवरी कॉटन की ली ही नहीं, और उसने क्या किया कि 3,000 की पेमेंट आपको कर दी, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी। ये भी स्पेकुलेटिव इनकम है। ये भी पॉसिबल है कि आपने उसको 15,000 पे किए, उसने उसके बाद आपको 18,000 पे कर दिए, राइट। तो आपको 3,000 का जो गेन हुआ है दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव इनकम। ये आपकी स्पेकुलेटिव इनकम वो बन जाएगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने इसके ऊपर बात की कि वो तमाम एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के लिए होंगे वो अलाउ होंगे, राइट। ये सेक्शन 20 है बिजनेस इनकम, उसके ऊपर हमने बात की थी। सेक्शन 21 जो है ये इनएडमिजिबल एक्सपेंडिचर्स के ऊपर बात करता है। ये कहता है कि वो कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो आपको अलाउ नहीं है। इसमें एक हमने बात की थी कि आपके जो टैक्सेस हैं वो आपको अलाउ नहीं है, जो भी आप टैक्स पे करेंगे या आपका टैक्स विदहेल्ड होगा वो आपको अलाउ नहीं होगा। दूसरी इसमें हमने बात की थी कि जो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं जो बिजनेस के लिए नहीं है वो भी आपको अलाउ नहीं होंगे। तीसरी हमने बात की थी कि आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, वालेकुम सलाम, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मीन के आपके डिप्रिसिएबल एसेट्स और इनटेंजिबल जो है, ये जो दोनों अंडर सेक्शन 22, 23, 24, 25 ये भी एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होंगे। रादर क्या करेंगे आप इनके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और अगर ये इनटेंजिबल है तो इनको क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। ये इसके ऊपर हमने बात की थी। उसके बाद हमने कहा कि आप कोई भी पेनल्टी, कोई फाइन फॉर द वायोलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है, वायोलेशन ऑफ
अगर लॉ की वायोलेशन की तो वो आपको अलाउ नहीं है, जबकि आपकी जो बिजनेस पेनल्टीज हैं वो आपको अलाउ हो सकती हैं। अगर आपने कोई बिजनेस की है तो वो आपको अलाउ हो सकती है। उसके बाद हमने इसमें जो बात की कि इसके अलावा जो आप अगर किसी फंड के अंदर, वो प्रोविडेंट फंड है, सुपरएनुएशन फंड है, अगर वो अनरिकॉग्नाइज्ड है तो वो भी आपको अलाउ नहीं है। हाँ, ये बात है कि अगर आप ये गारंटी दें कि हम एट द टाइम ऑफ पेमेंट इस पे जो है वो टैक्स डिडक्ट करेंगे तो फिर वो एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएगा। ये भी हमने उसमें बात की थी। फिर हमने उसमें एक बात की थी कि अगर आपने किसी को पेमेंट कर दी अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, आपने किसी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट किसी को पेमेंट कर दी और उसका टैक्स जो था वो विदहेल्ड नहीं किया, आपने डिडक्ट करना था डिडक्ट नहीं किया, या कलेक्ट करना था आपने कलेक्ट नहीं किया, तो उस सूरत में भी ये एक्सपेंसेस क्या होंगे, आपको अलाउ नहीं होंगे। हाँ, हमने इसकी कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी थी कि हाँ, अगर आपकी ये परचेजेस हैं, आपने स्टॉक परचेज किया और विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स उसकी पेमेंट कर दी है, तो उस सूरत में आपको ये होगा कि उसका सिर्फ 20% डिसअलाउ होगा। दूसरा ये है कि अगर आपने ये पेमेंट खुद से कर दी, क्या किया, ये आपने पेमेंट जो है ये खुद से कर दी, तो फिर भी ये क्या होगा, आपको डिसअलाउ नहीं होगा। या जिसको आपने पेमेंट की उसने इसको अपनी इनकम डिक्लेयर कर दिया, तो फिर भी ये इसको डिसअलाउ नहीं होगा। राइट, ये सारी चीजें जो थी वो इसके अंदर मौजूद थी। इसके बाद हमने इसमें एक डिस्कस किया, कमीशन की बात हमने डिस्कस की। जी वालेकुम सलाम। हमने इसमें कमीशन की बात की कि अगर कोई साहब को आप कमीशन दें, राइट, जो कि आपके इनकम टैक्स की एटीएल में नहीं है, जो कि आपके इनकम टैक्स की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है वो साहब, ठीक है, और आपने उसको कमीशन दी है, तो मैक्सिमम कमीशन जो आपको अलाउ होगी वो होगी 0.2% ऑफ दी जो उसकी ग्रॉस सेल है उसका अलाउ होगी। यानी इससे ये मुराद है कि आपकी ग्रॉस सेल का 0.2% और एक्चुअल विच एवर इज लोअर जो है वो आप उसको अलाउ करेंगे, इससे ज्यादा जो होगी वो आपकी डिस अलाउ कर दी जाएगी। ये इस एग्जाम में ये इस अटेम्प्ट में ये आ चुका हुआ है। इसके बाद हमने एक और बात की कि अगर आप किसी डीलरशिप अरेंजमेंट के अंदर आप कोई पेमेंट करें, कोई डीलर है उस डीलरशिप के अंदर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। डीलरशिप अरेंजमेंट के अंदर आपने कोई पेमेंट की और वो पेमेंट आपने ऐसे शख्स को कर दी जो ना तो इनकम टैक्स में है और ना ही सेल्स टैक्स में वो रजिस्टर्ड है, राइट, तो आपकी जो ग्रॉस सेल होगी उसका 7.5% आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। राइट, जाहिर बात है कि आपने डीलर को कोई ना कोई कमीशन तो दी होगी, अगर नहीं भी दी फिर भी उसका 7.5% आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। ये हमने उसके अंदर ये बात की थी। उसके बाद हमने ये कुछ चीजें इसमें डिस्कस की थी। फिर हमने इसके अंदर ये बात भी डिस्कस की कि डिप्रिसिएशन के ऊपर हम आ गए, हमने इसके ऊपर बात की। मैं थोड़ा सा आज आपको रिवाइज भी करवा दूं ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। अच्छा, अगर ये वाली चीजें जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखी हैं आपको बता दिया जाए कि प्रॉफिट में से माइनस हुई है, तो चूंकि हमें अलाउ नहीं थी हम इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे और अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है उसको माइनस करेंगे। अब आते हैं कि अगर उसने हमें ये डिप्रिसिबल एसेट का बता दिया गया हो कि डिप्रिसिबल एसेट माइनस कर दिए गए, इनटेंजिबल माइनस कर दिए गए, जैसा कि एक क्वेश्चन में उसने कहा कि हर वो फर्नीचर जो 7 लाख रुपए का था, ये लाख रुपए का था, 2 लाख का था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर दिया, तो हमने कहा भी ये तो आप माइनस नहीं कर सकते, ये तो आपका एसेट है, तो एसेट तो इनकम में से माइनस नहीं होते ना, इनकम में तो आपका एक्सपेंस माइनस होना चाहिए, तो हमने एसेट को क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। समझ आ गई? फिर उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज की, ये इसका असूल है। इसके अंदर हमने सेक्शन 22 को डिस्कस किया
कि डिप्रिसिएशन जो है वो किन एसेट पे चार्ज होनी चाहिए जो डिप्रिसिएबल होते हैं, राइट। फिर हमने इसके ऊपर डिप्रिसिएशन के रेट देखे कि हमारे पास 10% बिल्डिंग का रेट है, 15% बाकी तमाम एसेट्स का है और 30% आईटी इक्विपमेंट्स के ऊपर वो रेट है, ठीक है। अगर आप एसेट परचेज करेंगे और डिस्पोज ऑफ करेंगे तो इस डिप्रिसिएशन को क्या कर लेंगे, 50% कम कर लेंगे, इसको 50% आप कम कर लेंगे, ये बात हमने इसके ऊपर डिस्कस की। हाँ, वो एसेट जो 1 जुलाई 21 से पहले एक्वायर किया गया हो, अब आप उसको बेचेंगे तो उसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करें, राइट। उसके ऊपर अब आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं, क्योंकि उस वक्त डिप्रिसिएशन आप पूरी ले चुके थे, लिहाजा अब आपको डिप्रिसिएशन उसके ऊपर नहीं मिलेगी। इनिशियल अलाउंस इस वक्त सिर्फ आपकी मशीनरी के ऊपर है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, और वो भी जो फर्स्ट टाइम यूज करेगा उसको इनिशियल अलाउंस मिलेगा, इसके अलावा बाकियों को कोई इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। ये बात हम इसके ऊपर कर चुके हो। इंटेंजिबल्स के ऊपर हमने कहा कि ये आपकी जिस साल आप इसको अक्वायर करेंगे उसकी डेज के हिसाब से उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज होगी, राइट। और जिस साल आप इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे उस साल इसकी डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, राइट। उसके बाद प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जो है इसमें हमारे पास है जी वो तमाम एक्सपेंडिचर जो बिजनेस से पहले किए गए थे उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स वो कहते हैं। इसके अलावा आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स के अंदर कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी शामिल है, कॉस्ट ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन शामिल है, राइट। और एक तीसरी चीज इसमें थी कॉस्ट ऑफ प्रोटोटाइप्स, ये चीजें शामिल हैं कि आप उसको यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हमने डिस्पोजल कहा कि अगर किसी एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करें, डिस्पोजल जो है उससे क्या मुराद है, ये कैपिटल गेन के अंदर भी हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ चुके हुए हैं। डिस्पोजल मीन सेल, डिस्पोजल मीन डिस्ट्रॉयड, डिस्पोजल मीन फायर्ड, डिस्पोजल मीन थेफ्ट, गिफ्ट, ट्रांसफर्ड, ठीक है, रिलिंक्विश्ड, एक्सटी, यानी किसी भी चीज में एसेट आपके हाथ से निकल गया तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजल बोलते हैं। तो वो हमारे इसमें डेफिनेशन में वो आ जाते हैं। फिर हमने कहा कि अगर एसेट को बेचेंगे तो उसकी कंसीडरेशन क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हमने डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया कि अगर आप नॉर्मल एसेट को एक्वायर करेंगे तो उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ सेल, ये तीनों चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। लेकिन अगर एसेट डिस्ट्रॉय किया हो जाए आपका जो है वो अगर आपका एसेट जो है वो, मेरा ख्याल है ये मैं सेक्शन 70, ये 7 है, ये 77 है। फिर हमने उसके ऊपर बात की कि अगर एसेट को डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर वहां पर, अच्छा, नॉर्मल हालात में जो एसेट की आप कंसीडरेशन लेंगे जब एसेट को आप बेचेंगे सेक्शन 77 में, क्योंकि आपने गेन इसका कैलकुलेट करना होता है सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर इन द इसका गेन होता है हमारा सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू। इसकी फिर हमने कुछ एक्सेप्शन को डिस्कस किया कि अगर ग्रुप में आप एसेट्स को लेंगे वहां भी फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे आप, राइट। और इसके बाद हमने उसके ऊपर वो एक डिस्कशन की कि अगर आप एसेट को वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और अगर अपनी कॉस्ट से महंगी बिक रही है तो वहां पर भी आपका जो गेन होगा वो जितनी आज तक डिप्रिसिएशन आप चार्ज कर चुके हुए हैं वो इसमें से वही उसका गेन होगा। अगर एसेट को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर देंगे तो उसमें भी यही आपका वो केस होगा, ठीक है जी। अच्छा, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसको हम करने लगे हैं, उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है जी सितंबर 2018 में टेस्ट हुआ ये। इसमें अगर आप स्टार्ट में देखें तो इसमें हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये गिवन है, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये हमें यहाँ पर ये गिवन है। इसकी जरा हम रिक्वायरमेंट को देखें।
इसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है compute Slim's taxable income under appropriate head of income and tax liability for the tax year 2008। टैक्स ईयर 2008 के अंदर जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन था। बिजनेस का क्वेश्चन करते हुए कुछ चीजें आप पहले जरा जहन में रखिएगा कि करनी क्या है। देखें, ये जो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको एग्जाम में अकाउंटिंग प्रॉफिट भी गिवन हो सकता है और अकाउंटिंग लॉस भी गिवन हो सकता है। दोनों में से कोई चीज भी गिवन हो सकती है। अच्छा जी, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को प्लीज, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसको मैंने, असल हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको हमने बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करना है। और बिजनेस इनकम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको टैक्सेबल बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करना। ये स्टेप्स आपने इसमें सोचने हैं, राइट। बिजनेस इनकम जो है, इससे क्या मुराद है कि हमारे इस प्रॉफिट के अंदर अगर कोई और हेड ऑफ इनकम पड़ा होगा तो उसको माइनस कर देना है। दोबारा सुन लीजिएगा कि हमारा ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इसके अंदर अगर आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नजर आ जाए, इसके अंदर कैपिटल गेन नजर आ जाए, इसके अंदर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नजर आ जाए, सैलरी के होने के चांसेस नहीं है। तो आपने क्या करना है, इस अमाउंट में से उसको एडजस्ट करना है। मिसाल के तौर के ऊपर वो आपसे ये कहता है कि जनाब इसने इस इनकम के अंदर रेंट है जो कि 12 लाख रुपया शामिल है, तो ऐड हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, वो माइनस कर देंगे, क्योंकि भाई ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का है। वो कहता है रेंट की उसने एक्सपेंस भी इसमें चार्ज किया हुआ है, ठीक है। वो कहता है जी रेंट के ऊपर उसने कोई रिपेयर की थी और वो भी उसने चार्ज की है, वो लेट्स सपोज के वो 20,000 रुपया है। तो इससे मुराद क्या है कि ये माइनस हुई है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जितने भी अदर हेड्स ऑफ इनकम होंगे, उनकी इनकम है तो उसको माइनस कर देंगे, एक्सपेंस है तो उसको ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, ये हमारा बेसिक। इससे हम एक नए स्टेप पे पहुंच जाएंगे, हमारे पास सिर्फ बिजनेस इनकम बच जाएगी। क्या बच जाएगी, बिजनेस इनकम। इसी तरह उस बिजनेस इनकम को फिर हम करेंगे टैक्सेबल बिजनेस इनकम में, फिर इसको देखेंगे इसमें कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो टैक्स के मुताबिक गलत है। यानी बिजनेस के वो एक्सपेंस तो हैं, सैलरी तो आपने पे की है, लेकिन आपने काम ये किया है कि उस सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं काटा, ठीक है, उसको सही प्रॉपर चैनल से आपने पे नहीं किया। तो फिर क्या करेंगे, उसको ऐड बैक करेंगे। यानी इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे इनएडमिजिबल एक्सपेंडिचर हैं उनको हम ऐड करेंगे, और जो एडमिजिबल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। जो सही चीजें होनी चाहिए उनको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये स्टेप्स हमारे वो होंगे, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है अकाउंटिंग प्रॉफिट के तौर के ऊपर, राइट। और आपको ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गिवन होता है बाज़ औक़ात। ये देखिएगा, ये देखिएगा मार्च 2018 में क्वेश्चन आया हुआ ये, और ऐसे भी आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन हो सकता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें और उस क्वेश्चन में क्या फर्क होगा। इसके अंदर आपको तमाम सेल, प्लीज, आपकी सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सारी चीजें माइनस होके इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आप पहुंचे हुए हैं। उसमें उसने क्या किया है कि डायरेक्ट ये वाली फिगर दे दी, ये कुछ दिया ही नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खास फर्क एग्जाम में नहीं पड़ता।
उसकी वजह क्या है? देखिए हमें यहाँ पर जितनी चीजें नजर आ रही हैं लॉ ने उसके ऊपर कोई भी बात नहीं की कि ये अलाउ है या डिसअलाउ है, अनलेस कि एग्जाम के अंदर यहाँ पर कोई क्लियर कट चीज मेंशन ना हो, कोई आपको इसके ऊपर नजर आ जाए कि ये चीज जो है वो डिसअलाउ है, वरना हमने अपना क्वेश्चन हमेशा यहाँ से ही स्टार्ट करना, राइट। ये टिपिकल इसका जो है हमारा एक स्टाइल होता है। अच्छा जी, अब इसका जरा वन बाय वन हम एक ट्रीटमेंट जो है वो देखते जाएं कि हमारे पास उसने कहा कि सलीम इज अ रेजिडेंट टैक्स पेयर एंड रन्स अ फिटनेस सेंटर इन डीएचए कराची, ही फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम रेगुलरली। सलीम है, सलीम सैलरीड भी हो सकता है, नॉन सैलरीड भी हो सकता है, क्लियर। और ये भी हो सकता है सलीम के साथ आपको यहाँ पर लिख दिया जाए सलीम इज रनिंग अ बिजनेस इन द नेम ऑफ ABC एंटरप्राइजेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंड। वो नॉन सैलरीड ही रहेगा, हमारे लिए क्या बन जाएगा, नॉन सैलरीड। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में सलीम के साथ सैलरी भी गिवन हो तो फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सलीम जो है वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड। जी पहली चीज उसने इनकम बता दी हमें, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होना था। आगे चलते हैं, कहता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो क्या मतलब है कि चीजें माइनस की हुई है, एक्सपेंस में अगर कोई चीज शामिल है तो क्या हुई है, माइनस हुई है, हमने क्या करना उसको ऐड करना अगर गलत है। एनुअल रेंट ऑफ प्रेमिसेस यूज्ड फॉर फिटनेस सेंटर अमाउंटिंग रुपीज 1.6, यहां तक कोई गलत बात नहीं है। आपने बिल्डिंग ली है किराए के ऊपर और उसका आप रेंट पे कर रहे हैं, ये रेंट जो है ये 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, इसमें कोई ऐसा इशू, यानी यहां तक इस लाइन में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा गलत। विद होल्डिंग टैक्स ऑफ वन वाज डिडक्टेड फ्रॉम द रेंट, ये बात भी ठीक है, यहां तक भी कोई डिफॉल्ट नहीं है। पेमेंट बट वाज नॉट डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, यहां मसला बना है, मसला यहां पैदा हुआ कि आपने टैक्स जो काटा है उसको जमा नहीं करवाया, समझ आ गई। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा, ये आपके प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए, ये प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ एम्प्लॉय फॉर फिटनेस सेंटर, एम्प्लॉयज को एक व्हीकल यूज हो रही है पिक एंड ड्रॉप के लिए। देखें हुज़ैफा, अगर तो जैसे ही एसेट की बात आएगी तो या तो उसकी एक्विजिशन की आपको बात नजर आ रही होगी या डिस्पोजल की, कुछ ना कुछ तो बताएगा ना, या कम से कम उसका ओपनिंग बैलेंस हमें बता देगा। जब देखें जब भी एसेट की बात आएगी तो एसेट ने तो माइनस नहीं होना ना, एसेट पे या तो बिका है या आया है या पुराना पड़ा हुआ है, इसके अलावा तो कोई और सिचुएशन एग्जाम में हो नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, तो बच्चा देखिएगा जी क्लास में जान के उधर चला गया हमारा। अच्छा जी, तो इसमें जैसे ही एसेट की बात आए फौरन आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए कि ये किस तरफ जो है ये मूवमेंट चल रही है। यहां तक अभी कोई बात नहीं समझ आई, वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, बेच दी गई है, क्या कर दी गई है, बेच दी गई है, फॉर रुपीज 3.5 मिलियन, 35 लाख रुपए की ये हमें जो है गाड़ी ये बेच दी गई है। The vehicle was purchased for 4.5 million in the tax year 2000X7, ठीक है। अब देखिएगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज फॉर पिक एंड ड्रॉप, सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी गाड़ी है। अब इसमें दो आर्गुमेंट्स आई कैप ने किए हुए हैं, हम अगर इसको लें नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, अगर हम इसको लें नॉट अप्लाइंग फॉर हायर तो फिर क्या होगी, ये हमारे लिए इसकी मैक्सिमम जो है वैल्यू 25 लाख रुपए होगी, इससे ज्यादा हम चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे ही ये बात आ गई हम कहते हैं कि ये 45 लाख की ये रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है,
आम अल्फाज में जो गाड़ी आप बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू कितनी होती है? 25 लाख रुपया। ये 2007 में परचेज की गई थी। हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? उसकी सेल प्राइस और उसकी कॉस्ट। सवाल ये था कि मेरा गेन कैसे कैलकुलेट होना था इसके ऊपर। वो गेन ऐसे कैलकुलेट होना था, गेन इज इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 4.5। ये जो इसमें वैल्यू, ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूले में गिवन है, ये हमें एग्जामिनर ने बता दिया, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। सिर्फ ये वैल्यू फॉर्मूले की है, माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, ये उसने नहीं दी। उसने एग्जाम में हमें ना ये वैल्यू नहीं दी हुई, बाकी सारा डेटा गिवन है। यानी अगर इसमें इक्वेशन के अंदर 35 लाख रुपया ये ऐड कर दूं, 2.5 मिलियन ये लिख दूं, 4.5 मिलियन ये लिख दूं, तो यहाँ क्या है? टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट भी गिवन है, क्या है? तो सारी इक्वेशन हमारी हल हो जाएगी अगर हमें इसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वो मिल जाए, तो हम गेन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको दोबारा देखते हैं। A passenger transport vehicle used for pick and drop of the employee। अगर हम सिर्फ इतनी लाइन को पढ़ें तो बताइए हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, क्या उसने उसको हिट किया है या नहीं? द आंसर इज नो। इतना पैरा पढ़ने के बाद हमें कहीं पर ये बात समझ नहीं आ रही कि उसने इस लाइन को हिट किया है या नहीं किया। बात समझ आ रही है आपको? यानी इससे हमें सिर्फ अगर इतनी ही ये वाली लाइन नीचे एग्जाम में गिवन ना हो तो हम क्या करेंगे कि इस व्हीकल का गेन कैलकुलेट करके प्रॉफिट में ऐड कर देंगे बस, क्योंकि अकाउंटिंग की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। देखिएगा, नो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 2000x8। ये ठीक किया उसने, क्योंकि एसेट हमारा जो अक्वायर हुआ है 1 जुलाई X21 से हुआ है। अगर हम इसको अगर हम अज्यूम कर ले एग्जाम के अंदर कि ये 1 जुलाई 2021 से पहले वाला एसेट है, तो हम इसका उसने ठीक किया, डिप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज नहीं होनी चाहिए थी। अकाउंटिंग गेन ऑफ ₹200,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये उसने हरकत की है कि इसके ऊपर उसने प्रॉफिट को गेन कर लिया हुआ है। अब सवाल ये था कि इसके अंदर ये प्रॉफिट ठीक है या गलत है? ठीक है या गलत है? तो हम क्या करेंगे? हम कहते हैं कि ये प्रॉफिट ठीक नहीं है, ये अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। हमने इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद इसको क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। अच्छा अब आते हैं, ये हमारा जो टैक्स ईयर चल रहा है वो है X8। इसकी अगर डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करें तो 2000x7 की अगर डिप्रिसिएशन लें तो ये थी 25 लाख इंटू 15%। देखिएगा क्या आंसर आ रहा है। $375,000 ये कह रहे हैं आप। यहां पर एक चीज देखिएगा, अगर मैं लूं अपना इस 2008 को 2022, तो इसको क्या अज्यूम करूंगा? 2021 करूंगा ना? बात समझ आ रही है? तो फिर मुझे इसके ऊपर क्या है? डिस्पोजल के साल में 50% डिप्रिसिएशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये एसेट फिर 1 जुलाई, ये मेरा साल कब से शुरू हो रहा है? 1 जुलाई 20 से लेके 30 जून 2021, और ये 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 22 तक। तो अब इसकी क्या अजम्पशन लें? सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एसेट है इसकी क्या अजम्पशन हम लें कि ये कब खरीदा गया है, इसकी डिस्पोजल हो रही है। मैं इस साल इन्होंने इसके अंदर कोई
इसको कर रहे हैं। तो इसका बेहतरीन हल जो है ना वो ये होता है कि एग्जाम के अंदर आप उसकी डिप्रिसिएशन नहीं, हमारा इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप डिस्पोजल के केस में उस साल की डिप्रिसिएशन चार्ज ना करें। ठीक है, डिप्रिसिएशन चार्ज कर भी लेंगे तो ठीक है, ना भी करेंगे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। अगर हमें क्लियर कट ये मेंशन ना हो एग्जाम में कि एसेट 1 जुलाई 2021 से पहले खरीदा गया या बाद में खरीदा गया, तो उसका आसान हल है चार्ज कर भी लें तो लिख दें, ना भी चार्ज करें तो लिख दें, उसमें कोई मसला नहीं होगा। हम अज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, तो हमारी इसकी टैक्स ये हमें चाहिए थी वैल्यू, वो हमारे पास आ गई। अगर इसी फार्मूला के अंदर आपको अब हम दोबारा इसमें गेन अगर कैलकुलेट करें, वो हमारे पास है जी 35 लाख इंटू 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाई 4 पॉइंट माइनस कॉस्ट कितनी है इसकी 25 लाख माइनस 370, ये इसका अकाउंटिंग टैक्स गेन आना चाहिए था। कितना आ रहा है? लॉस आ रहा है कितना? हाँ जी, 1,80,555। अब देखिएगा, अगर लॉस आ गया हमारा एग्जाम में तो उसने क्या किया हुआ है, प्रॉफिट ऐड किया है ना, तो ये अमाउंट माइनस होगी और लॉस भी माइनस होगा। ठीक है, अभी देखेंगे कि एग्जामिनर ने इसकी क्या असम्पशन ली हुई है। ये बात समझ आ गई? तो अभी तक हमने दो चीजें इसकी जो देखी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो कि रिस्ट्रिक्टेड हमने कंसीडर की, और उसका फार्मूला हमने देखा कि हमारे पास इसका जो फार्मूला है उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना था हमने। On 1st July X7, a car was acquired on finance lease for 3 million. Advance income tax paid at the time of acquisition of registration of the vehicle aggregated this. The vehicle was used 70% for business purpose, 30% for Salim's personal use. जो भी गाड़ी आप लीज करवाते हैं, वो जो मर्जी हो, आपने एक्वायर करनी हो या ना करनी हो, उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलती। लीज एसेट के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलती, उसका रेंट मिलता है जो आप बैंक को पे करते हैं, राइट? तो लीज जो भी एसेट होगा उसके ऊपर अगर आप क्या करेंगे, उसकी डिप्रिसिएशन अगर आपने ली है तो वो भी खत्म कर देंगे, उसके ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट प्रॉफिट में से माइनस किया उसको भी खत्म कर देंगे, उसकी अगर आपने इंश्योरेंस चार्ज की है उसको भी खत्म कर देंगे। यानी इन तमाम चीजों को अकाउंट्स में क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे, क्योंकि हमें अलाउ लीज की एक ही चीज अलाउ है, वो है वो वाली पेमेंट जो आप बैंक को करते हैं, जो आप बैंक को करते हैं, सिर्फ ये माइनस करनी। अंडरस्टैंड? यहां तक उसने जो बात की है, हमारे लिए अभी तक कोई भी रेलेवेंट चीज नजर नहीं आ रही। भाई आपने फाइनेंस लीज पे गाड़ी ले ली है, डिप्रिसिएशन करनी नहीं है आपने, चार्ज पेमेंट आपने कैसे की, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें ये चाहिए कि तुमने प्रॉफिट में से कितनी चीज एडजस्ट की है, हमें ये बताओ कि तुमने जो है वो उसकी रेंटल कितनी पे की है। दो चीजें लीज के रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए कि भाई आपने उसकी जो है वो कितनी रेंटल पे की है और अकाउंट में इसका क्या ट्रीटमेंट किया है। जो अकाउंट में ट्रीटमेंट किया है उसको आप ऐड कर दो और जो रेंटल है उसको लेस कर दो। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन 600,000 एंड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ 462 वर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। और वो कहता है जी लीज रेंटल पे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹870, ये आपने लेस करनी थी। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ गई? दोबारा सुन लीजिएगा, लीज दो तरह की होती है। एक होती है आपकी ऑपरेटिंग लीज, रेंट ए कार वालों से लेते हैं, आपने गाड़ी ली, 5 लाख रुपए आपने उसको पे कर दिया, ठीक है, कह जी ये 5 लाख रुपए एडवांस है, जब गाड़ी वापस करूंगा तो मैं आपसे 5 लाख रुपए ले लूंगा। इस 5 लाख का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, ये तो एडवांस है, ये मुझे वापस मिलना है।
आगे चलें, आप इस महीने उसका 1 लाख रुपया रेंट पे कर देते उन साहब को कि ले जी आपकी गाड़ी थी, ये आपका एक्सपेंस। अब दूसरी तरफ आए, आप बैंक के पास गए, जी मुझे गाड़ी लीज पे दे दें। बैंक ने कहा जी ठीक है लीज पे गाड़ी ले जाए। गाड़ी कितने की है? लेट्स सपोज 50 लाख रुपए। 20 लाख रुपए आपने एडवांस दे दिया, 30 लाख रुपया किस्तों में देना। सवाल ये है कि इस 20 लाख रुपए का क्या ट्रीटमेंट होगा? नो ट्रीट, क्योंकि एडवांस है। समझ आ गई? इससे ये पता चला कि गाड़ी आपकी लीज की शक्ल में हो, ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंस हो, एडवांस का कोई ट्रीटमेंट खत्म होगी बात। आगे चलें, आपने बैंक ने कहा कि तुमने हर साल मुझे 3 लाख रुपया किस्त दिया करनी है इसकी, ठीक है, आपने दे दी। अकाउंटिंग में उसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज की थी, अकाउंटिंग में हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था, अकाउंटिंग में हमने इंश्योरेंस चार्ज की थी, वो डिसअलाउ। लीज एसेट की कोई चीज अलाउ नहीं है मां सिवाय उसकी रेंटल की। ये नोट कर लें कहीं पर, अगेंस्ट द लीज एसेट्स ओनली रेंटल्स आर अलाउड, अगेंस्ट द लीज एसेट्स ओनली रेंटल्स आर अलाउड। अगेंस्ट द लीज एसेट्स ओनली रेंटल्स आर अलाउड, सिर्फ रेंटल जो है वो अलाउड है। तो यहां से हमें पता चला कि ये दोनों चीजें गलत थी, इनको क्या करना था? ऐड करना था, और असल ये चीज थी जिसको हमने माइनस करना था। हाँ जी, माइनस इसी कौन सी, ये वाली? इनका सवाल ये है कि ये जो लीज रेंटल है क्या उसने माइनस की है? द आंसर इज नो। अकाउंटिंग में जो रेंट पे करते हैं वो माइनस नहीं होता फाइनेंस लीज का। जो आप लीज करते हैं उसने चूंकि हमें बता दिया हुआ है कि ये वाली चीजें माइनस हुई हैं, तो इसको हम अज्यूम नहीं कर सकते। एग्जामिनर बड़ा क्लियर कट आपको बताएगा कि ये चीज माइनस हुई है, ये चीज माइनस नहीं हुई। इसी यहाँ तक सवाल हो। नंबर 1, इसमें एडमन एक्सपेंसेस गिवन थे, उसके अंदर क्या था? हमने रेंट पे किया था जिसपे टैक्स नहीं काटा था, सेक्शन 21 था। सेक्शन 21 ये कहता है कि आपने अगर टैक्स नहीं काटा या काट लिया जमा नहीं करवाया तो वो डिसअलाउ है, वो आप माइनस नहीं कर सकते। आपने माइनस किया, ऐड करें। दूसरी बात हमने की, गाड़ी बेची है हमने, वो गाड़ी 45 लाख की खरीदी थी, जबकि आपको तो डिप्रिसिएशन 45 लाख पे अलाउ है, बेच दिया आपने 35 लाख की, ठीक है। उसको हमने क्या करना था? उसका गेन कैलकुलेट करना था। जो गेन उसने अकाउंटिंग में कैलकुलेट किया वो गलत था, वो माइनस करना था, एक्चुअल गेन को एडजस्ट करना था जो उसमें मौजूद था, ठीक है। तीसरी चीज उसमें थी कि उसने गाड़ी फाइनेंस लीज पे ली और उसकी डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, जबकि लॉ कहता है कि आप उसकी डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। तो क्या करना था? उसका रेंटल माइनस करना था। यहां तक क्लियर होगी बात? During the year, Saleem recorded a gain of 50,000 on disposal of share. Details are as under. अब ये सवाल ये है कि उसने गेन कहाँ रिकॉर्ड किया? अगर तो उसने ये गेन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है तो आपका माइनस होगा, क्योंकि शेयर के ऊपर जो आपने चीजें होती है ये तो कैपिटल गेन होता है, ठीक है। देखिएगा इसको मैं दोबारा, हम जरा स्टार्ट में देखें। कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू बिजनेस फॉर द ईयर, अकाउंटिंग प्रॉफिट ये था, उसने बता दिया। अब यहाँ पर सवाल ये है कि भाई हमें इस बात का जवाब दो कि तुमने ये गेन कहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है, तुमने ये गेन कहाँ रिकॉर्ड किया? क्या इसको बिजनेस इनकम में डाल दिया है? तो माइनस कर देंगे। अगर वो कहता है मैंने इसको किस में डाल दिया है? बिजनेस इनकम में, तो भाई माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो कैपिटल गेन है, किसी और हेड को आपने इधर डाला हुआ है, ठीक है। और ये जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, ये जो उसने बता दिया हमें कंपनीज जो है, ये तो हमारा कैपिटल गेन है, ये तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जाके इसको एडजस्ट करना है, अंडरस्टैंड। अब
इसके लिए बेहतरीन यही है कि आप जो है एग्जाम में इसको माइनस करें कि गेन उसने गलत हेड ऑफ इनकम जो है बिजनेस में घुसेड़ा हुआ है, और उसके बाद यहां नीचे एक पैरा लिख दें कि इट इज अज्यूम दैट दिस अमाउंट इज एडेड इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये लिख, ये जो आपने कहा ना रिकॉर्ड किया है, तो भाई कहाँ रिकॉर्ड किया उसने? अकाउंटिंग प्रॉफिट में किया होगा ना, तो फिर इसकी रिवर्सल डाल, या आप चाहें तो इसका कुछ ना करें, फिर भी लाइन लिख दें कि मैं जो है अज्यूम कर रहा हूं। देखें, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा मिलेगा कि वो बड़ा क्लियर कट बताएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट इंक्लूड अ गेन ऑफ दिस, फिर तो कंफर्म माइनस करना है ना। अब उसने यहां पर बात की है सलीम रिकॉर्डेड, ये नहीं बता रहा कि उसने रिकॉर्ड अलग से किया है या बिजनेस के अंदर किया है। तो मेरी इंटेंशन यही है कि हमें इसको क्या करना चाहिए, बिजनेस का हिस्सा समझ के इसको माइनस कर देना चाहिए। सन बिजनेस का हिस्सा नहीं है, सन प्राइवेट लिमिटेड ये हमारे पास आ गई। सन प्राइवेट लिमिटेड क्या है? ये वो कंपनी है जो 1 साल के बाद अगर उसके आप शेयर बेचेंगे तो 25% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 25% एग्जेम्प्ट होगा। अब देखिएगा, बेची है हमने 1 अगस्त 2007 को, खरीदी थी हमने 1 सितंबर X3 को, तो क्या करेंगे इस गेन का 75% हमारी इनकम में टैक्स होगा। ठीक है, आगे चलें। मून लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, लॉस हो गया। लिस्टेड कंपनी का जो लॉस होता है वो लिस्टेड कंपनी के यानी जो आपकी सिक्योरिटीज हैं उनका लॉस सिक्योरिटी के गेन में ही एडजस्ट होता है। ये सारी वो रिवीजन हो रही है कैपिटल गेन के चैप्टर की, साथ साथ उसके। प्लैनेट लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें से एडजस्ट कर सकते हैं, एक का गेन दूसरे के लॉस में एडजस्ट हो सकता है। नेट गेन उसने बता दिया, ये तो बात हो गई खत्म, ये तो बात हो गई खत्म। 7 लाख का 2.5 लाख में कंफर्म हो गया, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी का तो कोई गेन नहीं आ रहा, सिर्फ ये वाला गेन बचा है। सवाल ये पैदा होता है, क्या सेक्शन 37A का सिक्योरिटीज का जो लॉस है वो कैपिटल गेन के गेन से एडजस्ट हो सकता है? आंसर इज नो। सेपरेट ब्लॉक में ही एडजस्ट हो सकता है। लिहाजा हमारे पास कैपिटल गेन में सिर्फ एक ही बात बची है, वो है ये 5 लाख रुपए। यहाँ तक क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लें। हाँ जी, सिक्योरिटी लॉस होता है, फिर ये 3 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। आप चैप्टर 8 में जाके इसको देख सकते हैं जी। इस ओके। चलें अब जरा इसके एक दफा सॉल्यूशन को देखें। ये देखिएगा जी, मिस्टर सलीम, एग्जामिनर ने वर्ड यूज किया था टैक्स ईयर का, आपने भी टैक्स ईयर का वही वर्ड यूज किया। यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी जो उसने मांगा था, यहाँ पर आपने रुपीस बता दिए, सारी चीजें क्लियर कर दी आपने। अच्छा, यहाँ पर आपने एक हेडिंग देनी थी बिजनेस इनकम की। अपनी बुक के अंदर जरा इसको मेंशन कर लीजिएगा कि आपने यहाँ पर इसकी हेडिंग देनी थी बिजनेस इनकम। क्वेश्चन हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन के ऊपर। ये क्वेश्चन लाजमी आज आपने जाके करना है, क्योंकि आप देखें इसी पैटर्न के ऊपर इस लेटेस्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। अंडरस्टैंड? बिजनेस के जितने क्वेश्चंस आप, जितने सेक्शन आपको अच्छे याद होंगे ना, सेक्शन 18 बिजनेस इनकम, 19 स्पेकुलेटिव इनकम, एडमिसिबल एक्सपेंसेस, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, उतना अच्छा जो है ना आपका ये सारा पैरामीटर वो चलता रहेगा। अच्छा, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है ना, एड एडमिसिबल और इन एडमिसिबल का, ये नॉर्मली एग्जाम के अंदर फॉलो करना मुश्किल होता है। नॉर्मली एग्जाम में इसको फॉलो करना, आप जो चीज ऐड हो रही है ऐड करते जाएं, जो माइनस हो रही है उसको
माइनस करते जाए, सिर्फ डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को बाद में लेस करें। रेंट, ये देखिएगा, रेंट टैक्स विदहेल्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ये पूरी लाइन लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं टैक्स नॉट डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। ये सिर्फ इतनी लाइन भी लिखी, ये भी ठीक है, पूरा वर्ड भी लिखें, या जो है वो सिर्फ इतनी बात भी लिखी जा सकती है, आपने ऐड कर दिया। डिप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट्स एंड फाइनेंशियल चार्जेस आपने ऐड कर दिए जो कि आपको अलाउ नहीं थे। अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल, राइट, वो हमने ऐड कर दिया, इसमें लेस कर दिया, ऐड हुआ था। लीज रेंटल, ये देखिएगा, वो कहता गाड़ी 70% इस्तेमाल हुई थी तो लीज आपने क्या किया, 70% किया। सेक्शन 20 आपको ये कहता है कि भाई जो एसेट जितना बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उतनी उसकी जो है वो एक्सपेंस चार्ज करो। तो चूंकि ये गाड़ी 70% बिजनेस में इस्तेमाल हो रही थी, लिहाजा उसका एक्सपेंस भी 70% जाएगा। अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर टैक्सेबल अंडर कैप, ये देखिएगा एग्जामिनर ने क्या किया हुआ, इसको यहां पर लेस किया हुआ है। क्यों भाई, ये तो कैपिटल गेन है, आपने कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम में क्यों घुसेड़ा हुआ है, बाहर निकालें इसको। समझ आ गई है? तो वो हमने क्या कर दिया, इसमें से लेस कर दिया। उसके बाद कहते हैं टैक्स डिप्रिसिएशन ऑन व्हीकल इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। यहां पर देखिएगा ये अजम्पशन ली जा रही है कि ये गाड़ी 1 जुलाई 2021 के बाद अक्वायर की गई। इस अजम्पशन के साथ इसको लिया जा रहा है कि ये गाड़ी 1 जुलाई 2021 के बाद अक्वायर की गई है। दोबारा सुन लीजिएगा, इस अजम्पशन के साथ इस क्वेश्चन को लिया जा रहा है कि ये गाड़ी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर जो है, देखें जब ऐसी सिचुएशन हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है, इसकी 50% डिप्रिसिएशन ले भी सकते हैं, 50% डिप्रिसिएशन नहीं भी ले सकते, राइट। तो उन्होंने उस अजम्पशन के साथ इसकी डिप्रिसिएशन ली है। टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, हमारा डिफरेंट इसलिए था कि हमने सिर्फ 1 साल की डिप्रिसिएशन ली थी, यहाँ पर उन्होंने 2 साल की डिप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज की है, तो दोनों चीजें ये माइनस हो गई। टैक्सेबल बिजनेस इनकम हमारे पास ये वाली आ गई, राइट। दोबारा सुन लीजिएगा, जो चीज प्रॉफिट में गलत माइनस हुई थी उसको ऐड कर दिया, राइट, जो ऐड हुई थी उसको माइनस कर दिया, जो माइनस होनी चाहिए थी उसको माइनस कर दिया, जो ऐड होनी चाहिए थी उसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये टिपिकल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है, ये पहला क्वेश्चन है। इसको करते हुए ना पहली दफा आपको ये प्रॉब्लम जरूर होगी कि उसको रीड करने में इशू आपको आ सकता है कि यार ये क्वेश्चन जो है वो ये है, यहाँ मुझे इस बात की जो है वो थोड़ी सी वो चीज चल रही है। थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी कैपिटल गेन। क्या इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? नहीं है। सैलरी नहीं है। कैपिटल गेन है, और वो कितना था, 5 लाख, उसका 75% टैक्स हो गया। उसके बाद आ गया कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37A। हमारे पास एक कंपनी में गेन है, दूसरी में लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हमारी टैक्सेबल इनकम ये आ गई। इसके ऊपर आप क्या लगेगा, नॉन सैलरीड का इशू। यहां पर तो ऐसे है, आप एग्जाम में इसको ऐसे लिख सकते हैं 620,000 प्लस 30% of the amount exceeding 4 million। तो ये वाली अमाउंट आपके पास टैक्स आ जाएगा। यानी मैंने आपको इस पैटर्न पे ये करवाया हुआ है। ये रेट्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपको एग्जाम में ये टेबल गिवन होगा, ये उससे आप देख लेंगे। नॉन सैलरीड क्यों है, क्योंकि सैलरी है ही नहीं, सैलरी है ही नहीं, इसलिए नॉन सैलरीड है। अंडरस्टैंड? सैलरीड को पूछे, सैलरीड और नॉन सैलरीड का फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला ये है टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू 100। अगर ये आंसर 75% से ज्यादा हो तो ये सैलरीड होगा, अदरवाइज नॉन सैलरीड होगा।
और इसमें ये बात याद रखें, इस टैक्सेबल इनकम के अंदर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम शामिल नहीं होगी, इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम जो है आपकी शामिल नहीं होनी चाहिए। राइट जी, ये देखिएगा। उसके बाद इसमें हमारे पास क्या आ गया, लेस एडवांस जो था हमारा, इसमें कोई टैक्स क्रेडिट नहीं था, ये टैक्स पेएबल आ गया। ये देखिएगा कि हमने जो थी वो 1 साल की कैलकुलेशन, आजे ये हमारे पास जो थी डेप्रिसिएशन उन्होंने 1 साल की कैलकुलेट की थी। ये देखिएगा हमने इसमें हमने 1 साल की उन्होंने 2 साल की है। मैं आपको वो भी कैलकुलेट करके वो दोबारा यहाँ पर बता देता हूँ। अब जरा थोड़ा सा डिफरेंट देखिएगा, हमारा फॉर्मूला था उसका, मैं क्या कैलकुलेशन करने लगा हूँ, वो जो गाड़ी बिकी है जो हमने 2021 में खरीदी थी 45 लाख रुपए की, और हमने 2022 में उसको सेल कर दिया है 35 लाख रुपए का। यही है ना, गलत तो नहीं वैल्यू ले रहा मैं, यही है, ये था। राइट, अब इसकी जो गेन कैलकुलेट होना था वो कैलकुलेट होना था सेल प्राइस इंटू 2.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 4.5 मिलियन माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। हमारे पास एग्जाम में इसकी ये वैल्यू गिवन थी 2.5 मिलियन भी गिवन था और 4.5 मिलियन, ये तो फॉर्मूले से है, और ये भी आ गया माइनस यहाँ पर कॉस्ट माइनस इसकी जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ये लेनी थी। कॉस्ट हमें गिवन है इसकी, वो 25 लाख लेनी थी रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू, तो हमारे पास बची थी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो है हमारे पास वो हमने 2021 की कैलकुलेट करनी है, फिर 2022 की 25 लाख इंटू 15%, ठीक है, और फिर दूसरे साल की 375,000, तो फिर दूसरे साल की 25 लाख 375,000 इंटू, अच्छा अगर हम इसको 2021 का करेंगे तो फिर उस वक्त 50% का रूल जो था वो एप्लीकेबल था, उस 21 में था। ये दोनों सालों में, ये 21 से शुरू हुआ है, 2021 से ये रूल जो है वो एप्लीकेबल हुआ है। देखें यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी ऊपर नीचे कर भी जाते हैं तो इसमें कोई इशू इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताई हुई, एग्जामिनर ने हमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताई हुई। मैं से एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ। राइट, आप इसको ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ना करें, आप फिर इसमें कंफ्यूज होंगे। आप उसी के ऊपर रहें कि 1 साल की मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है और दूसरे साल की डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। राइट, ये था जी हमारा आज का एक क्वेश्चन। इसमें मुझे बताएं कि आपको जो समझ आई है या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। नंबर 1, अगर क्वेश्चन में अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन हो तो क्या करना है, उसको टैक्सेबल बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करना है। राइट, पहले बिजनेस इनकम में लेकर जाएं, फिर उसके एक्सपेंसेस को उसमें इनकॉर्पोरेट करें।